नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग त्रिवेदी और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ में। और आज हमारा विषय किताबों से अलग है। आज हम निवेश की बात करेंगे। तो निवेश की बात करने के लिए हम वरुण जी के साथ हैं। आपको थोड़ा सा संक्षेप में वरुण जी का परिचय दे दें। वरुण जी निवेश की फील्ड में 10 वर्षों से भी अधिक का अनुभव रखते हैं। अगर बात किया जाए पूरा अनुभव काल जब से उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब फोकस्ड वे में उन्होंने 10 वर्षों शुरू किया है, लेकिन पूरा जो उनका अनुभव है 20 वर्षों से भी अधिक का है। तो ऐसे एक अनुभवी व्यक्ति के साथ हम हैं। इनका जो मुख्य फील्ड है वो है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट। तो उस फील्ड का इनका अनुभव गहन है, जो 10 वर्ष हमने बताए। पूरा निवेश की बात करें तो 20 वर्षों का। तो एक ऐसे अनुभवी व्यक्तियों के साथ में, और साथ में वरुण जी सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी काफी अच्छी हिस्सेदारी निभाते हैं। एक अग्रणी भूमिका में वो रहते हैं हमेशा। उसके साथ साथ एक कुशल वक्ता भी है। कुशल वक्ता इस प्रकार है कि निवेश जैसा जो जटिल विषय है, इसको दरअसल जटिल बना दिया गया है टेक्निकल लोगों के द्वारा। तो उस जटिल विषय को आम आदमी समझता नहीं। वो ये सोचता है कि निवेश ही जटिल है। तो उस जटिल निवेश के विषय को एक सरल शब्दों में हमारे साथ वरुण जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अनुराग जी। तो वरुण जी अपने सरल शब्दों में उस निवेश के विषय के बारे में हमको बताएंगे। हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो ये होगा कि निवेश क्या है और ये किस प्रकार से जो दूसरे निवेश के पारंपरिक विधियां हैं, जो हम सेविंग स्कीम्स और ये सब है, एफडी है, आरडी है, पीपीएफ है, उनसे ये किस प्रकार अलग है। तो दोस्तों आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको भी ये जानना है खास करके कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये निवेश की दूसरी विधियों से क्यों अलग है, और हम लोगों के लिए, एक आम निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड किस प्रकार से अच्छा है, तो मैं आगे वरुण जी को इनवाइट करता हूं कि आकर के इन जटिल विषयों पे जिसपे लोग परेशान रहते हैं और ये सोचते हैं कि ये कैसे निवेश करें, इसमें बड़ा जोखिम है, हम फंस जाएंगे, हमारा पैसा मारा जाएगा, तो वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की तरफ भी चले जाते हैं, जैसे एफडी, आरडी, पीपीएफ वगैरह। तो वरुण जी कृपा करके हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस प्रकार से ये निवेश बहुत ही सहज और सरल है, और साथ ही ये हम लोगों के लिए बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं है अगर हम लोग सही से चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, जो आपने इनिशिएटिव लिया है इसके लिए मैं बहुत आपको आभार व्यक्त करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जो निवेश की प्रक्रिया है, जो फाइनेंस है या इन्वेस्टमेंट है, इसमें लोगों का जो रुझान है वो थोड़ा सा कठिन सोच की वजह से वो उनका सोच को बदलाव में परिवर्तित कर देता है। इसलिए वो जो उनके पुराने निवेश के तरीके हैं, जो एफडी और आरडी, पोस्ट ऑफिस की और बैंक की जो आप बात करते हो, इस वजह से वो उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, क्योंकि जो हमारे पुराने प्रोडक्ट हैं या निवेश के जो साधन हैं, उनमें उतना रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। अब कितना रिटर्न जनरेट होना चाहिए, तो एक आप जो मूलतः एक नियम है कि हमारा जो निवेश हो वो कम से कम जो महंगाई की दर है उससे अधिक होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि अगर निवेश में उतना ही रिटर्न आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो निवेश का हमारा फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने निवेश किया कि हम कोई पैसा थोड़ा थोड़ा सा जोड़ के एक मकान बनाएंगे या मकान खरीदेंगे, लेकिन जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसकी दर थी मान लो 5% जो आजकल एफडी की है, और जो महंगाई है वो चल रही है 7% की महंगाई जी जी जी, बिल्कुल सही। तो 2% का जो डिफरेंस है वो एक लंबे समय में देखोगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो अब हमें जो हमारे निवेश के तरीके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफडी और आरडी बुरी होती, वो भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं कि हम कहीं नहीं कर रहे तो कहीं न कहीं हमें कुछ ना कुछ बचत करनी चाहिए, उनका भी एक अपना प्रमुख रोल है। लेकिन हमें दूसरे अन्य जो साधन है, जैसे म्यूचुअल फंड है, विगत लास्ट 87 में एसबीआई म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था, तो 87 से अभी तक आप देखोगे कि एक लंबा दौर हो गया, लेकिन अभी भी उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही। वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो अभी भी जो म्यूचुअल फंड की रीच है, यानी कि लोगों तक है, वो अभी केवल भारत में 2% लोग ही म्यूचुअल फंड में शामिल हुए। हाँ नहीं, ठीक है, तो करते हैं लोग।
लोगों में भय है। हमें मूलतः डरना नहीं है। म्यूचुअल माने होता है संयुक्त, फंड माने होता है कोष। एक संयुक्त कोष की अवधारणा इसलिए बनी है कि जो हम लोग यदि डायरेक्ट नए हैं और डायरेक्ट शेयर मार्केट में जानना चाहते हैं तो उनको मैं हमेशा मना करता हूं कि आप पहले शुरुआत शेयर मार्केट से ना करें। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में जोखिम बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मूलतः उसमें विशेष बात होती है वो ये होती है कि आप इतना, एक तो पहले ज़्यादा पैसा होना चाहिए, फिर इतनी रिसर्च होनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। अभी आपने पिछले महीने का एक उदाहरण देखा था कि पेटीएम इतनी बड़ी कंपनी थी, जी 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 2200 रुपए का स्टॉक लेके आई। सबको बहुत उम्मीदें थी उससे। बहुत उम्मीदें थी, बहुत लोग जुड़े थे, बहुत लोगों को लग रहा था जो यंग युवा थे कि बहुत अच्छी कंपनी अच्छी और खराब, इसके बारे में आम आदमी को जानना और वहां तक पहुंचना असंभव होता है। जी जी। और उनमें कई वजह से होती है कि कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है, उसकी डिमांड कैसी है, कंपटीटर कौन है। तो कई ऐसी अवधारणाएं होती हैं कि जो स्टॉक मार्केट में जो नए लोग हैं वो पहले तो ना जाए जी। उनको शुरुआत म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए। मतलब जोखिम बचता है, जैसे भय लोगों को रहता है तो उससे आप बच जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि ये अवधारणा बनी ही इसलिए है कि आपको शेयर की तरीके का रिटर्न दिलाया जाए और आपके जोखिम को कम किया जाए। सही बात है। तो जोखिम कैसे? जोखिम से ही लोग डरते हैं, निवेश से लोग नहीं डरते, जहां तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही कहा, बात कहा, जोखिम से ही डर होता है। और एक अवधारणा है कि इसमें आप एक इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो यात्रा करने के साधन है, ट्रेन है, बस है, पैदल है और हवाई जहाज है, तो अगर आप कहेंगे तो सबसे ज्यादा डर किस में लगता है? हवाई जहाज में लगता है। लेकिन जब आप रेशियो देखेंगे, डेथ रेशियो देखेंगे, तो हवाई जहाज का सबसे कम है, सुरक्षित है। सही कहा आपने, सबसे सुरक्षित है। तो उस रेशियो में उसी तरीके से क्या है कि एफडी और म्यूचुअल फंड में है कि म्यूचुअल फंड में आपको उसका जो बाजार का उतार चढ़ाव, उससे डर लग सकता है जी, लगता है यही मुख्य डर है। हाँ, लेकिन अगर आप लंबे समय में देखो, और वो लिख भी दिया जाता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो मतलब एक आदमी को रोंगटे खड़ा कर देता है, डरा देता है। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन वो क्या है कि एक कॉशियस इम्पोर्टेंट नोटिस होती है कि उसको इसीलिए कहा जाता है कि निवेश आप अपने सलाहकार के माध्यम से ही करें। सलाहकार आपको बताएगा कि वो आपकी रिस्क एपिटाइट, रिस्क लेने की क्षमता क्या है, आप अधिकतम रिस्क लेके अधिकतम रिटर्न जनरेट कर सकते हो, तो वो आपकी रिस्क की कैसे कम करे, किस तरीके का फंड सिलेक्शन हो, आपकी अर्निंग क्या है, आप किस क्लास वर्ग से आते हो, तो वो सारा इसीलिए। हाँ, यही मुख्य चीज है कि हमें ये समझना होगा, हमें एक एडवाइजर की, एक सलाहकार की, एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है कि हमें बताए कि हमें कहाँ लगाना है, हमारी जरूरतें क्या है, हमारे आय के साधन क्या है और जोखिम हमारा कम हो। हाँ, तो अब एक तो सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारा, म्यूचुअल तो एक समझ लीजिए एक समंदर है, उसकी कैटेगरीज है। उसमें आज की तारीख में देखोगे तो 50 से एबव एएमसी हो चुकी हैं, उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से उसे निवेश करना है, ये जब तक आप एडवाइजर के साथ बैठोगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे कि हमें इतना निवेश करना है, इतने साल के लिए करना है, या जो हमें निवेश करना है वो हमें एक टारगेट बेस्ड है, मैं बच्चों के एजुकेशन के लिए निवेश करना चाहता हूँ। अब पहले तो हमें 3 चीजें जाननी जरूरी है कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड क्यों निवेश करें और इसमें कैसे निवेश करें। जी। तो म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि संयुक्त कोष, यानी कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपना कोष एक जगह पे एकत्रित किया और उस कोष को हमने जो एक्सपर्ट हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी टीम को सौंप दिया कि भाई मुझे नॉलेज नहीं है, मैं आपको फीस दूंगा और आप मेरे फीस की वजह से आप मेरे पैसे को अच्छे अच्छे स्टॉक में निवेश करें या अच्छे अच्छे बॉन्ड में निवेश करें या गोल्ड में निवेश करें। और अभी लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने सिल्वर को भी म्यूचुअल फंड में इंक्लूड कर। जबकि आप जब शेयर में लगाते हैं तो आप अकेले होते हैं और म्यूचुअल फंड में आप अकेले नहीं होते हैं, सब हम साथ में होते हैं। बिल्कुल सही है आपने। तो जोखिम हमारा कम हो जाता है। जैसे हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, तो अगर हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो यात्रा उतनी कष्टप्रद नहीं होती है।
जोखिम नहीं रहता है, कुछ वैसा ही मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ऐसे आप समझिए, यात्रा थोड़ा मान लीजिए कि आप अकेले ट्रेवल करते हो तो जोखिम अकेले का ज्यादा होता है। जी जी बिल्कुल सही। और उसके साथ में अगर आपका ग्रुप है, पूरा परिवार एक साथ जा रहा है, तो उससे जोखिम भी कम होता है और डर भी कम लगता है। डर भी कम लगता है, हिम्मत बनी रहती है। हिम्मत बनी रहती है। आप कठिन से कठिन रास्ते में रास्ता अपनी गाड़ी से चले जाते हो, लेकिन वही रास्ता अगर आपको अकेले तय करना पड़े तो आप हम मैं समझूं म्यूचुअल फंड यही है। म्यूचुअल फंड यही एक निवेश की यात्रा है। और इस यात्रा में जितने आप धैर्य और आराम से यात्रा करेंगे उतना ही यात्रा का आनंद आएगा। यानी कि निवेश में अगर आपके पास धैर्य है और समय है तो निवेश का रिटर्न आपको इतना खुश कर देगा कि कोई दूसरी चीज उससे ज्यादा खुशी आपको नहीं दे सकती है। म्यूचुअल फंड में भी वही है कि सबसे पहले तो आपके पास निवेश करने का धैर्य हो और समय की एक लाइन टाइम हो कि हमें इतने साल तक इसमें निवेश, मतलब आपका गोल जो है क्लियर होना चाहिए कि क्लियर हमारे पास इतना पैसा है और हमें इतने समय के हिसाब से लगाना। हाँ, अगर ये क्लियर नहीं है कि ये पैसा हमें कितने दिन के लिए लगाना है तो म्यूचुअल फंड में सही स्कीम में पहुंचना मतलब मुश्किल है। सही बात है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ये भी स्कीम है कि आप केवल एक रात्रि के लिए पैसा निवेश करें, तो उनको हम लोग ओवरनाइट फंड बोलते हैं। जी जी जी। कि अगर हमने ये कहा कि नहीं, हमें कुछ पैसा जो है लो ड्यूरेशन अल्प समय के लिए लगाना है, तो निवेश के आपके महीने भर के 2 महीने की भी स्कीम्स हैं। लेकिन अगर आपने उसको एडवाइजर को ये सही नहीं बताया है कि हमें पैसे को कितनी अवधि के लिए निवेश करना है, तो उस स्कीम का सिलेक्शन सही से नहीं होगा। तो सर फिर हमें ये भी थोड़ा बताने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार से हमारी बचत योजनाओं से अलग है म्यूचुअल फंड। देखिए, जो हमारी पारंपरिक बचत योजनाएं थी वो बैंक की एफडी, बैंक में रिकरिंग, और वही सेम पोस्ट ऑफिस में कि आपने एक रिकरिंग खोल ली। वहां पे क्या होता है कि एक ब्याज आपका फिक्स हो गया और वो समय समय पे फिक्स के बाद भी जब आप रिन्यू कराओगे तो आरबीआई अपनी पॉलिसी चेंज करता रहता है। सेविंग अकाउंट है, वहां आपका ब्याज फिक्स नहीं है। जी जी। सेविंग अकाउंट का ब्याज अकॉर्डिंग टू आरबीआई वो ऊपर नीचे करता है, चलता रहता है, बदलता रहता है। हम पहले देखते हैं सेविंग अकाउंट में ही 6% से ऊपर मिलता था, अभी कुछ साल पहले की बात है, आप सेविंग में 2.5% आ गया है। हाँ, तो क्या ये जोखिम नहीं है? भी तो जोखिम ये है। भी जोखिम। इसी तरीके के जोखिम हमारे जो है म्यूचुअल फंड में है कि हो सकता है रिटर्न आपको अगर मान लीजिए छोटे समय में रहे तो कम मिले, लेकिन अगर आप एक 3 साल 5 साल की अवधि के लिए हैं तो आपको हो सकता है 12 से 15% के बीच के रिटर्न मिले। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि हमारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न पारंपरिक जो निवेश है उनसे ज्यादा हमेशा रहते हैं। तो सर ये भी हमें बताइए कि ये जो जोखिम है वो कितना वास्तविक है, और फिर भी लोग म्यूचुअल फंड में अच्छा कमा रहे हैं और लेकिन फिर भी लोग डर रहे हैं, इसके बावजूद अच्छे रिटर्न्स के बावजूद लोग डर रहे हैं। तो ये जो डर है उनका, ये जो है ये कितना वास्तविक है? देखिए, 2 चीजें होती हैं। पहली तो चीज ये होती है कि जो व्यक्ति घटना में होता है उसको उस हिसाब से डर लगता है। आपने अगर 100 रुपए लगाए हैं, 100 के 90 रह जाए तो कोई डर नहीं लगेगा, लेकिन 100 के अगर मान लीजिए आपका 1 करोड़ रुपए लगा है और 90 लाख बचे, जी जी जी, तो पोर्शन फिर डर ज्यादा घबरा जाएगा आदमी। दूसरा क्या है कि जो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में जो डरने की अवधारणा है वो प्रमुख 2 कारणों से है। अच्छा अच्छा। क्या होता है कि जब थोड़ा आदमी जान लेता है, थोड़ी उसको लर्निंग आ जाती है, तो फिर वो अपना सलाहकार हटा देता है। हाँ, वो समझने लगता है कि हम सलाह सब जान गए। हाँ, सब। जैसे कोई नई गाड़ी चलाना सीखता है तो जब गियर वेयर बदलना थोड़ा आ जाता है तो उसको लगता है हम ही, और फिर वही एक्सीडेंट हो जाता है। निश्चित कुछ उसी प्रकार से आप उसी कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप देखिए दूसरे रोल्स बड़े उसमें जाएंगे और बड़े सीन में देखेंगे, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है। जी जी। अब क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से वर्तमान में कहीं तो खिलाड़ी है नहीं कि सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई खिलाड़ी हो क्रिकेट का, सब कुछ नॉलेज है। लेकिन लास्ट सीन आप देखिए, जब वो आईपीएल खेलता था तब भी उसके कोच रहते थे। हाँ, ये बड़ी अद्भुत बात है, समझने वाली बात है कि जो स्वयं में कोच बन सकता है वो भी खुद कोच रख रहा है। क्यों रख रहा है कि कई बार क्या होता है कि नेचुरली आप कोई मिस्टेक करने लगते हैं जी जी। और उस मिस्टेक पे आपका ध्यान जाता नहीं है और आपको लगता है, चूंकि दुनिया आपको भगवान के रूप में मानने लगी है,
तो आप सफल हो गए हैं अच्छे खासे। आप अच्छे खासे सफल हो गए हैं। आपको पता नहीं चलेगी कि आप कौन सी नई गलती कर रहे मतलब हैं। निवेश के संदर्भ में देखें तो हमने कुछ निवेश किया और उस निवेश ने हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, तो हम अपने आप को बड़ा खिलाड़ी समझने लग रहे हैं। निश्चित रूप से। और हम कई बार क्या होता है कि अपनी चीज को मान लेते हैं कि ये एकदम मैं जो सोच रहा हूँ, जिस एंगल से सोच रहा हूँ वही सत्य है। एडवाइजर क्या करता है कि एडवाइजर डिफरेंट लोगों से, फंड मैनेजरों से बात करता रहता है, उसको बताया जाता है। वो और भी 200 क्लाइंट है या 300 क्लाइंट है तो सबकी व्यू लेता रहता है, तो उसको ये पता रहता है कि कौन व्यक्ति किस एंगल से, क्योंकि वो डिफरेंट सेमिनार अटेंड कर रहा है, डिफरेंट नॉलेज है। और उसका रोल इन सब स्कीम सिलेक्शन या इसमें नहीं, इससे ज्यादा उसका रोल तब शुरू होता है जब मार्केट क्रैश करती है। जी जी जी। मतलब आप एक बार हमें बड़ी अच्छी, मुझे याद आ गया तो मैं कहना चाहूंगा, आपने हमें महाभारत का प्रसंग बताया था कि किस प्रकार जो कृष्ण भगवान थे वो एक अच्छे एडवाइजर थे और कम सेना और कम संसाधन के होने के बावजूद महाभारत युद्ध को पांडवों ने जीता था। तो जोखिम पांडवों का कम हो गया, ऐसा ही कुछ सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, सेना कम और ज्यादा तो अलग विषय था, प्रमुख था एडवाइजर कौन है। जी जी जी। इनके पांडवों के सलाहकार स्वयं भगवान थे और उन्होंने गीता के माध्यम से या अन्य कई माध्यमों से अपना सलाह देते थे, जबकि उन्हीं की सेना उधर थी। मतलब विनिंग जो स्ट्रेटजी थी वो सलाहकार बनाता था। तो सलाहकार आप किसी विषय में जाए, नॉट ओनली, मैं तो कहूँगा इन्वेस्टमेंट। तो हम समझे कि इन्वेस्टमेंट में अगर हमें जोखिम कम करना है तो हमें एक योग्य और अनुभवी सलाहकार के पास जाना चाहिए और सीधे सीधे जो मार्केट में ऐसे टिप्स, हॉट टिप्स देते हैं, उनके पास जाकर के अपना नहीं मांगना चाहिए, जहां तक सर मैं समझ पा रहा हूँ। मैं एक उदाहरण और अनुराग जी देना चाहूंगा। जी सर। कि जो अभी जब कोरोना काल का पहला फेज आया था, फर्स्ट वेव कहो उसको, तो अचानक से दुनिया को पता नहीं था कि कितना डैमेज होगा, किस एंगल से किस सेक्टर को डैमेज करेगी। जी। तो अचानक से सारी दुनिया के मार्केट क्रैश कर गए। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो डेटा निकल के आया है, दो तरीके के लोग अब मार्केट में हो गए। एक तो वो निवेशक हैं जो एडवाइजर के माध्यम से निवेश करते हैं जी, और एक वो है कि जो डायरेक्ट में निवेश करते हैं। अच्छा अच्छा। एएमसी में जाके वो खुद से खुद निवेश करते हैं। तो आप ये बहुत बड़ा वो है, लोग बोलते हैं डायरेक्ट निवेश करेंगे तो कुछ परसेंट आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। अब उनका आप एक डेटा जो आया है, जो डायरेक्ट एसआईपीयां खोली गई थी कोरोना काल में, 90% निवेशकों ने वो बंद कर दी। हाँ, बहुत ही रोचक जानकारी आपने दी कि जो डायरेक्ट निवेश कर रहे थे बिना सलाहकार के, वो लड़खड़ा गए। वो दूसरा यहीं पे नहीं रुके, इसके बाद में भी उनमें से भी जिन्होंने बंद की थी, उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग था जो उस समय में पैसे निकाल के बाहर हो गया। जी जी। और जो निवेश जो सलाहकार के माध्यम से थे, उनमें मात्र स्टॉपेज मैक्सिमम 10% का हुआ है। मतलब वो बने रहे और वो मतलब उनका वो बताता रहा नाव भवसागर से पार हो। ऐसे टाइम पे स्कीम खराब हो अच्छी हो एक दूसरी बात है, लेकिन आप ऐसे समय में निवेशक ने समझा कि भाई ये मार्केट का चरित्र है, इस तरह की घटना पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले कई विश्व युद्ध हुए, कई कारगिल युद्ध हुआ, कई सूखा पड़े, कई भूकंप आए, कोई ये पहली एक्सीडेंट नहीं होने जा रहा मार्केट की नजर से। कई घोटाले हुए, हर्षद मेहता घोटाला हुआ, फलाने पारिक, केतन पारिक घोटाला हुआ। तो मार्केट में ये इवेंट तो अक्सर 10-12 साल में एक बार कोई न कोई रूप लेके आते हैं। जी सही कहा आपने। लेकिन उसमें वो क्यों बता रहा, जो एडवाइजर है वो क्यों बता रहा, क्योंकि वो डायरेक्ट बड़े बड़े एक्सपर्ट उनके टच में है। उनको याद दिलाया जाता है कि भैया ये इंडियन मार्केट 150 साल का हो गया है, कोई ये 2-4 दिन का मार्केट नहीं है। तो आप देखिए, जो बिना सलाहकार के थे वो आज भी डर के मारे बैठे और मार्केट वहां से दोगुनी तिगुनी होती चली गई। तो जो लोग सलाहकार के माध्यम से थे उन्होंने बहुत पैसा बनाया, और जो लोग डायरेक्ट के माध्यम से वो जहां से चले थे वहां से भी पीछे खड़े हो गए। तो एक रफली आप बताएं, फिर हम आज की बात समाप्त करते हैं कि जो अभी ये पारंपरिक हमारे निवेश के तरीके हैं, उनसे लमसम एक आदमी कोई 5-6 साल के लिए निवेश करना चाहे तो लगभग कितना ज्यादा उसे लाभ प्राप्त होने की संभावना है म्यूचुअल फंड में पारंपरिक निवेश की तुलना में? अगर आप 5 साल का सीन अगर कंपेयर करेंगे तो
उसमें और इसमें इन निवेश में कम से कम 10% का डिफरेंस रहता है। 10% मतलब अगर एफडी 5.5 दे रही तो 15.5 मिलेगा, मोटा इस तरह से 10%। हाँ, इस तरह क्यों कि एक फंडामेंटल रूल है। मतलब अगर देखें तो जितने समय में एफडी दुगना कर रही है, गणित लगाएं, उससे लगभग 3 गुना रफ्तार से हमारा धन बढ़ेगा म्यूचुअल फंड में। निश्चित रूप से, क्योंकि जो पीछे हिस्ट्री अगर आप देखोगे और उससे आप कंपेयर अगर कर लो तो ये रिलायंस ग्रोथ के नाम से 95 में फंड आया था और आज उसकी एनएबी आप देखोगे तो 2000 को भी क्रॉस कर रही है। जी जी। तो 10 रुपए की चीज 2000 रुपए में हो गई, 200 गुना बढ़ी। 200 गुना बढ़ी। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे जो निवेश है वो उसमें एफडी में इसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। बस इसमें क्या है कि आपको धैर्य और पैशंस के साथ में रुकना पड़ेगा। और अनुराग जी, मैं एक और जानकारी दे दूं जी सर कि जोखिम तो बैंक की एफडी में भी है। हाँ हाँ, ये बहुत समझने वाली बात है, ये जरूर बताइए आप दर्शकों को कि जोखिम तो एफडी में भी है। और यहाँ तक है, अगर 1 करोड़ रुपए की एफडी आपकी बैंक में है और बैंक करप्ट होती है या क्रैश करता है तो आपको केवल 5 लाख रुपए ही आपका सुरक्षित है। बैंक की देनदारी सिर्फ 5 लाख रुपए की होगी, जो अभी कुछ 2 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले सिर्फ 1 लाख रुपए तक थी। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जहां जोखिम नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे कंट्री में जिसकी इकोनॉमी 3rd पोजीशन में जा रही है, हम लोग हमेशा जीडीपी में महंगाई भी बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ही चल रहा है। तो अभी मुझे 50 साल तक तो नहीं नजर आ रहा है कि अभी इंडिया की इकोनॉमी सुस्त पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात। तो हमें अभी 50 साल तक तो देखिए जो रिटर्न आते हैं मोस्टली वो इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी। इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी। इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी अगर आप मेन जो टोटल रेशियो देख के चलो, मान लीजिए इन्फ्लेशन हमारा 5% है और जीडीपी ग्रोथ 8% है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा 13% का रिटर्न आएगा। बिल्कुल, यू आर वेरी करेक्ट। ये एक रेशियो पीछे हिस्ट्री में भी रहा और हर कंट्री में है। अच्छा भाई, जीडीपी आपकी तभी बढ़ेगी जब डिमांड है मार्केट। महंगाई आपकी इसीलिए तो है कि डिमांड मैक्सिमम क्रिएट है। किसी भी कंट्री के लिए मंदी अच्छी नहीं होती है। मंदी का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे डिमांड खत्म हो गई है। अच्छा। डिमांड खत्म हो जाएगी तो आपकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो जो लेबर है, जो श्रमिक है, उन्हें सैलरियां नहीं मिलेंगी। वो नहीं मिलेंगी तो परचेज पावर और कम होगी। तो कुछ मतलब आप नीचे ही जाएंगे, नीचे ही चलते चले जाएंगे। तो जब तक आपके कंट्रीज में इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, तब तक आप सुरक्षित है। हाँ, लेकिन इसमें एक विशेष बात ये होती है कि ऐसे में जो सक्रिय लोग होते हैं वो बहुत अधिक पैसा बना लेते हैं। जो निष्क्रिय होते हैं वो पैसा नहीं बना पाते। तो सक्रियता इसी में है कि आप समय से पूर्व अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें चेंज लाइए, और जो लोग पारंपरिक निवेश है उनमें चेंज नहीं लाते हैं तो आपके सामने ही है बहुत सारे एम्बेसडर, राजदूत और कोडेक कंपनी पूरी दुनिया में चाहिए थी, नोकिया, जिन्होंने चेंज नहीं किया। हाँ। वो खत्म ही हो गए। सही बात है। तो सर आपने बहुत अच्छे से समझाया हमको कि जोखिम तो पारंपरिक निवेश में है। अब आज वास्तव में देखा जाए तो एफडी, आरडी और ये सब जो हमारे पारंपरिक निवेश के तरीके हैं उनमें वास्तव में जोखिम है, और जो म्यूचुअल फंड है उसमें जोखिम किस तरह से कम हो जाता है, सर ने बहुत अच्छे से समझाया। और अगले वीडियो में हम लोग सर के साथ फिर कभी अगर समय हमें मिला तो एसआईपी पे चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाना है एसआईपी के माध्यम से कैसे लगाना है, और किस तरह ये छोटे निवेशकों को बहुत अच्छा धन पैदा करने में मदद करेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू। और फिर हमें एक बार समय दीजिएगा ताकि हमारे दर्शकों को एसआईपी के बारे में भी आप बताएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।